नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा फ्री वेबिनार चंद्र नाड़ी के ऊपर है। बहुत अच्छी टेक्निक है और इतनी अच्छी टेक्निक है इवन यू कांट इमेजिन। इसको मैं ना बड़े अच्छे तरीके से 2 हिस्सों में पढ़ाने का प्रयास करना चाहूँगा। फिलहाल मैं आपको पहले एक वैदिक कॉन्सेप्ट से चंद्रमा को समझाता हूँ। फिर आप इस चीज़ को चंद्र नाड़ी से भी समझने का प्रयास करना। दोनों बातें होंगी। पहले जो है आप वैदिक से समझिए। वैदिक से जब आप समझे तो एक बात को ध्यान रखना, 2 मीनिंग होते हैं। जब हम गोचर को पढ़ते हैं, आपका जन्म हो गया, आपके लिए गोचर है। भैया उस समय किसी का जन्म हुआ है, उसके लिए लगन कुंडली है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। कोई ग्रह गोचर में है, तो वो आपके लिए गोचर है, पर उस गोचर में किसी का जन्म हुआ, तो उसके लिए वो लगन चार्ट है। क्लियर है? इन दोनों चीज़ों में समझना। जब मैं रूल समझाऊँ, तो दोनों जगह लगेगा। बात क्लियर हो गया? यानी लगन पे भी वो वर्क करेगा, ट्रांजिट पे भी वो वर्क करेगा। कैसे वो मैं बताता हूँ अब आपको। हमने चंद्रमा को पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, मून को पढ़ना है। मून को पढ़ना है और ये हमारा D1 चार्ट है। सिंपल सी बात है। अगर मून यहाँ बैठा है, तो इसका मतलब है लगन। लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ। चंद्रमा लगन में बैठा है। मैंने अभी बात कही थी आपसे गोचर या नेटल चार्ट, यही बात करी थी ना। भाई जब आप पैदा हुए तो गोचर के ग्रह आपके लिए नेटल बने, तो आप पैदा हो चुके हैं, अब आपके लिए गोचर बने। तो दोनों के लिए एक ही रूल लगेगा, दो अलग नहीं। थोड़ा सा इसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट ब्लैंक चार्ट का एक लेकर के चलिए। अब चंद्रमा लगन में बैठा है, द पर्सन विल फोकस ऑन हिमसेल्फ, आई मी माई सेल्फ। अपने प्रति वो फोकस करेगा। सिंपल सी बात समझ लीजिए, उसका सारा फोकस अपने ऊपर है। अब आते हैं मून को सेकंड हाउस में रखते हैं। मून सेकंड हाउस में है, तो व्यक्ति का फोकस जो है सेविंग पर, अपनी फैमिली पर, अपनी वाणी पर, जो भी सेकंड हाउस के कारक तत्व हैं वहां पर फोकस होगा। थर्ड हाउस मून आता है। थर्ड हाउस सबसे पहले हम बोलते हैं सिबलिंग का, तो वो अपने छोटे भाई बहन पे फोकस, ट्रैवलिंग पे फोकस, क्योंकि मून इटसेल्फ अ ट्रैवलिंग कारका। चाहे वो वैदिक है या नाड़ी है, तो ट्रैवलिंग का कारक तो अपने आप हो गया। दूसरी बात कि थर्ड हाउस इटसेल्फ अ ट्रैवलिंग। थर्ड हाउस हमारी ट्रैवलिंग को भी बताता है और ट्रैवलिंग का कारक ग्रह भी उसमें बैठ गया। तो जिनका थर्ड हाउस में देखिए, उनके छोटे जो बच्चे हैं, मम्मी मैं बाजार से ले आऊं, वो बार बार बाजार जाने की बात करता है। थर्ड हाउस जो होता है ना, छोटी ट्रैवलिंग है। अब छोटा बच्चा तो गली तक ही जाएगा ना। फोर्थ हाउस जो है, वो आपका, हम नॉर्मली क्या कहते हैं, मदर पे कहते हैं, मदर बोलते हैं। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी भी है, फोर्थ हाउस व्हीकल भी है, फोर्थ हाउस हमारी एजुकेशन भी है। चंद्रमा जहां बैठा है, चंद्रमा को कहते हैं चंद्रमा मनसो जातस्य। व्यक्ति का मन उस तरफ झुक जाता है। सीधी सी बात है। तो उस व्यक्ति का झुकाव कहाँ आया? इन तत्वों पर झुकाव आया। माँ है, गाड़ी है, शिक्षा है, व्हीकल है। अब आया मून फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस हमारा क्रिएटिविटी का भी होता है। सबसे अच्छी बात ये सीखिए, तो आदमी क्रिएटिविटी की तरफ जाता है। अब किसी का चंद्रमा पंचम भाव में, देखो क्या बच्चे में क्रिएटिविटी कुछ करने की है, वो ये नहीं कह रहा हूं कि वर्ल्ड फेमस होना चाहता है। चाहे वो कोई भी काम करता है, उसमें क्रिएटिविटी ला करके वो कार्य करता है। अब पंचम भाव जो है वो लव अफेयर का भी है, तो व्यक्ति का रुझान उधर भी जा सकता है। बात समझ आ रहा है? पंचम भाव इंटेलिजेंसी का, इंटेलेक्चुअलिटी का है। तो आदमी अपनी इंटेलेक्चुअलिटी को अपग्रेड करेगा। फोकस उधर चला गया ना, मन है ना। मन कहाँ फोकस कर रहा है? मैं एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बतेरे को यहीं से काफी कुछ अपना वेदिक क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद आता है, मून आया छठे घर। ठीक है, 6 8 12 नेगेटिव हाउसेस कहे जाते, नहीं ऐसा नहीं है। छठा घर कंपटीशन का है, तो आदमी कहाँ फोकस करेगा कि मुझे कंपिटिटिव एग्जाम जीतना है। वो अलग बात है, हार या जीत वो अलग चीज है। उसका फोकस चला गया कंपटीशन पर। बात क्लियर है?
अगर कोई आदमी बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, तो उसके बाद तो क्लाइंट ज़्यादा आएँगे ना, मूवमेंट वाला प्लैनेट बैठा हुआ है। सिंपल सी बात है, अपने को ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो हमने ये देखा कि मून कहाँ जा रहा है हमारा। अब आया मून 7th हाउस पर। 7th हाउस भी ट्रैवलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, पार्टनरशिप, स्पाउस। तो वो सारी बातें हैं। तो पहले हम स्पाउस पर चलते हैं, तो व्यक्ति का रुझान अपने स्पाउस की तरफ हो सकता है। सिंपल सी बात है। दूसरा क्या होता है, 7th हाउस पद प्राप्ति। 7th हाउस पद प्राप्ति का भी है। तो व्यक्ति का दिमाग जो है कि मुझे पद प्राप्ति कैसे हो जीवन में, मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति कैसे बनूं, 7th हाउस वो भी बताता है हमको। तो चंद्रमा वहां चला गया तो आदमी का रुझान वहां भी होगा। अब आया मून अष्टम भाव में। अष्टम भाव के बहुत मीनिंग है। अष्टम भाव ऑकल्ट साइंस को भी बताता है। ऑकल्ट साइंस के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी भैया, वास्तु करना है, रेकी है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, जो मर्जी करो आप, वहां पे भी रुझान है। क्लियर है। अष्टम भाव हमारे को ऑल ऑफ सडन के इवेंट देता है। मून आ गया, वो काफी इवेंट दे देगा। वो ज्यादा इतना बली नहीं माना गया, अष्टम भाव में मून अच्छा नहीं है। 9th हाउस है। 9th हाउस सबसे पहले हमको एस्ट्रोलॉजी जब भी पढ़नी होती है ना, सबसे पहले फंडामेंटल रूल को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे 9th हाउस में मून है, व्हाट डज इट मीन? 9th हाउस हमारे बायोलॉजिकल फादर है, तो पिता पर ध्यान चला गया। धर्म का ध्यान है, फॉरेन पर जाना है, 9th हाउस आपका फॉरेन भी है। 9th हाउस हायर एजुकेशन भी है। अगर कुंडली में अच्छे योग हैं, तो बच्चा कहेगा कि सर मेरे को तो हायर एजुकेशन भी लेनी है। और कुंडली में चूंकि मून 9th हाउस में आया है, और कॉम्बिनेशन कुंडली में अगर फॉरेन स्टडी के हैं, तो व्यक्ति, मून समुद्र है, 7 समुद्र पार जाके पढ़ाई भी कर सकता है। लेकिन वो कोरिलेशन में आने चाहिए। केवल मून का यहाँ होने मात्र से हम कह दें कि वो चला जाएगा, ऐसा गलत है। क्लियर है। अब 10th हाउस है। 10th हाउस में मून है। 10th हाउस आपके कर्म क्षेत्र को बताता है। आपके कर्मा के ऊपर फोकसिंग होती है कि मेरे अच्छे हैं या बुरे कर्म हैं, उन पर फोकसिंग होती है। कई और मीनिंग भी 10th हाउस के आ जाते हैं। आजीविका है, प्रोफेशन है। 10th हाउस प्रोफेशन भी है, हमारी आजीविका का भी है, तो उस पर आदमी का फोकस ज्यादा हो जाता है। अब आ गया चंद्रमा 11th हाउस में। 11th हाउस हमारे गेन्स का है, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, पर 11th हाउस हमारे बड़े भाई बहन का भी है। बड़े सिबलिंग, आयु में जो बड़े हो, उसका भी हो गया 11th हाउस। और 11th हाउस जो मैं फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाता हूँ वैदिक लेवल 1 में, 11th हाउस हमारा कहाँ होता है? अगर कोई पॉलिटिकल आदमी है तो ये राज्यसभा की सीट है। और वैसे हमारे लोगों के लिए, आप में से कोई आदमी स्टार्ट करा, उसने अच्छी एजुकेशन ले ली एस्ट्रोलॉजी की, तो वो ये चाहेगा कि मेरे फॉलोअर्स कैसे बढ़े। 11th हाउस फॉलोअर, उसका मन उनको बढ़ाने पर रहेगा कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे तो मेरे को गेन अच्छा हो जाएगा। वैसे भी 11th हाउस में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, तो आदमी हार्ड वर्क नहीं करना चाहता, नॉट इंटरेस्टेड। आई एम टॉकिंग अबाउट द D1 चार्ट। Rest of the other things we have to see also. It doesn't mean by saying by one line we conclude the sentence or conclude the chart. No. बट जनरल कॉन्सेप्ट के 11th हाउस में शुभ ग्रह बैठे हैं, तो आदमी हार्ड वर्क करने को अवॉइड करता है। अब मून आया 12th हाउस में। 12th हाउस के कई मीनिंग है, फॉरेन है, 12th हाउस हमारा एक्सपेंडिचर है। 12th हाउस में खर्चे ज्यादा दे गया, क्योंकि नाड़ी से चंद्रमा खर्चे को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। तो खर्चे की तरफ चला गया। अब एक बहुत अच्छी डिक्टम भी बता देता हूं। 12th हाउस में किसी का अकेला मून बैठा है, तो उसकी कोई एक संतान विदेश में सेटल होगी। इफ मून इज सिटिंग अलोन इन द 12th भावा, then the person, any one of kid, will settle down in the foreign country. This is being called a dictum. तो आप लगा करके देखिएगा। अब ये कॉन्सेप्ट होगी हमारी चंद्रमा की, जो हमने वैदिक से एक ब्लैंक चार्ट पर समझी।
क्लियर है? अब हम आते हैं चंद्र नाड़ी के ऊपर आते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। वैसे भी मैं जब प्रश्न कुंडली पढ़ाता हूँ, प्रश्न कुंडली में भी चंद्रमा आत्मा है और जो है, सर मैं क्लास में हूँ सर। चंद्रमा जो है वो क्या है? आत्मा है। नाड़ी की भी चंद्रमा आत्मा है। तो अब हम पढ़ेंगे चंद्र नाड़ी, अर्थात आत्मा को बारीकी से पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, बहुत इजी वे है। अब आगे चलेंगे तो उसके लिए हमें चार्ट समझने हैं, हमारे को इवेंट्स बताएंगे। सपोज हमारा, अभी मैंने आपको बताया था, अब हम चंद्र नाड़ी से चलते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। 6-7 चार्ट मैं समझाऊंगा। और वैसे उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, ये क्लास जो है कल स्टार्ट होगी, यानी ट्यूसडे को स्टार्ट होगी। आज है 13 तारीख, तो कल है 14, 11 और 23 को स्टार्ट होगी। सेम टाइम 7 PM वाला रहेगा, 8 PM तक। 5 डेज तक इसका रहेगा, 5 डेज का इसका क्लास रहेगा। और क्लास की रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, इसमें जो मैंने फी नॉमिनल रखा हुआ है 2777, ये मैं इसलिए थोड़ा पहले बोल देता हूँ बीच में, वैसे लास्ट में बोलना होता है, क्योंकि दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड दे कैन एनरोल देमसेल्फ फॉर द क्लास इजीली। तो ये आप कर सकते हैं आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और मैं किसी को म्यूट नहीं करता क्लास में, कोई भी मुझे बीच में टोक सकता है, पूछ सकता है, कोई भी उसकी कोई क्वेरी हो। हैंड रेज करने की भी जरूरत नहीं है, अपने यहाँ तो इजी सिस्टम है। अब आ जाते हैं हम लोग अपना चंद्र नाड़ी पर। सपोज एनी नाड़ी के अंदर सीधा सा याद रखिएगा D1 चार्ट ही कंसिडर होता है। भृगुनंदी नाड़ी और ये चंद्र नाड़ी में भी D1 चार्ट ही कंसिडर होगा, दूसरा कोई डिविजनल चार्ट कंसिडर नहीं होगा। डिविजनल चार्ट जो होता है वो वैदिक के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर कोई ग्रह नहीं बैठा, तो मून यहाँ पर आया ट्रांजिट का। सीधी सी बात है, आपने किसी की कुंडली खोल कर बैठे, मैं यहाँ पे प्रश्न कुंडली भी बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ये काफी हेल्प करता है। विदाउट मेकिंग ए प्रश्न कुंडली यू विल गिव द आंसर टू अ पर्सन whosoever coming to you for his query. The person query pertains to the लग्ना itself, वो आप अपने बारे में प्रश्न करना चाह रहा है आपसे, एस्ट्रोलॉजर। सीधी बात, क्योंकि कोई प्लानर नहीं बैठा। अब मैं इसको डिटेल में क्लास में पढ़ाऊंगा। इसमें पेस्ट लगेगा, पेस का मतलब होता है पोजीशन। पोजीशन तो ये है फर्स्ट भाव में, पोजीशन कहाँ है? चंद्रमा की फर्स्ट हाउस में। क्लियर? दूसरा आता है ए से एस्पेक्ट, इसको कौन से ग्रह देख रहे हैं। तीसरा आता है कंजक्शन किससे कर रहा है, अगर कोई ग्रह बैठा है तो उससे कंजक्शन है या नहीं है। चौथा पॉइंट आता है एक्सचेंज का, ई से एक्सचेंज होता है, किसी ग्रह से एक्सचेंज तो नहीं हो रहा। तो ये चार चीजें कंसिडर होती है। फिलहाल मैं एक कॉमन और इजी वे आपको बता रहा हूँ। द पर्सन विल हैव अ क्वेरी रिलेटेड विद हिमसेल्फ। तो आप उससे सीधा कह सकते हैं, भाई साहब आप अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं। क्लियर है? अब देखिए मैं एक चार्ट का बता रहा हूं आपको, ये देखिए एरीज असेंडेंट है, क्लियर है? ये मून जो है, जो यहाँ पर हमारा ट्रांजिट का आया, अभी हम ट्रांजिट पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी बातें मैं क्लास में, अभी मैं आज ट्रांजिट ही थोड़ा सा बता देता हूँ। 10th हाउस में आया, बड़े ध्यान से देखिए, 10th हाउस हमारा प्रोफेशन का होता है। क्लियर है? मार्स एंड मून बोथ आर इन द केंद्र भावा, मेकिंग ए लक्ष्मी योगा। ठीक है? और जो सैटर्न है डिस्पोजिटर ऑफ मून, एस्पेक्टिंग द मार्स, एंड मार्स एस्पेक्टिंग द मून इटसेल्फ, क्योंकि मंगल की दृष्टि में बृहस्पति और
शनि है। शनि बृहस्पति का भी प्रभाव अपने साथ रख करके मंगल को देख रहा है। ऐसे नहीं होता कि सिर्फ सैटर्न देख रहा है ना, सैटर्न के अंदर मंगल के भी, ओ सॉरी, जुपिटर के भी तत्व हैं, उसका भी प्रभाव लेकर के वो देख रहा है। तो आदमी को व्यापार में विशेष लाभ होगा उस 2.5 दिन के अंदर, 2.25 दिन के अंदर। दूसरा आप ये देखिए, बृहस्पति इज आल्सो एस्पेक्टिंग द मून, 9th एस्पेक्ट है उसका। क्लियर है? सिंपल सा है। दिस इज अ वैदिक कॉन्सेप्ट सारा, ये नाड़ी का भी है। क्लास में आएंगे, मैं दोनों एंगल से समझाने का प्रयास करूंगा। अब हमने ट्राइन बना लिया 2, 6, 10 का। So when we make a trine 2, 6 trine, so trine becomes Jupiter, Saturn and Moon. ठीक है ना? ये तो धन योग हो गया और ये ट्रैवलिंग हो गया। हमेशा नेगेटिव नहीं पढ़ना होता भैया, लॉस हो गया। ट्रैवलिंग से बिजनेस को आगे बढ़ाया, मूवमेंट से बिजनेस आगे चला, सीधी बात है। आगे चलते हैं, अगले चार्ट पर चलते हैं। अगला चार्ट है, मार्स यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ राहु बैठा हुआ है, यहाँ पर जो है मार्स और ये जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। अभी हमने सिर्फ पहला जो चार्ट लिया था वो सिर्फ मून की ट्रैवलिंग दिखाई थी। अब यहाँ पर टी से ट्रांजिट मार्स है और टी से ट्रांजिट मून है। चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, तो राहु तो प्रॉब्लम है भाई अपने आप में, सीधी सी बात है। द पर्सन विल हैव अ प्रॉब्लम, सीधी बात। सेकेंड हाउस फैमिली का है, सेकेंड हाउस मनी का है। बाकी मैं कुछ चीजें रिवील नहीं कर रहा हूँ, दैट आई हैव टू रिवील ओनली इन द क्लास इटसेल्फ। कुछ चीजें मैं यहाँ रिवील कर रहा हूँ। अब क्या हुआ कि मून यहाँ पर है, इसे दिक्कत है, परेशानी है। तो अब आपसे लोग पूछते हैं जी मेरी परेशानी का हल कब है? अब मून जो है वो आगे जाके जुपिटर से मिलेगा, नेचुरल ऑस्पिशियस प्लेनेट है। सॉल्यूशन विल बी देयर व्हेन मून ट्रेवल टू द जुपिटर। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट मैंने बता दिया सिर्फ ओनली मून का। अब आया, मार्स भी ट्रांजिट कर रहा था थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस का कारक मार्स है। बात क्लियर है? थर्ड हाउस का कारक, करेज का कारक मार्स होता है। क्लियर है? थर्ड हाउस में आकर के मार्स भी ट्रैवल कर रहा था, जो राहु से नेक्स्ट हाउस में है। तो प्रॉब्लम प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती है। क्लियर? और जब मून यहां आएगा, मार्स, मून एंड जुपिटर कंजक्ट ऑल टुगेदर इन द थर्ड भावा। जुपिटर मींस बड़े बुजुर्ग लोग, गुरुजन तो अपने में है, इट इज इंप्लाइड और यू कैन अंडरस्टूड बाय ऑल सिंपल वे में कि जुपिटर जो है गुरुजन है। गुरुजन कौन होते हैं? जो आयु में बड़े होते हैं, जिन्होंने दुनिया देखी होती है। विद द हेल्प ऑफ एल्डर्स द पर्सन विल गेट सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम पर्टेनिंग टू द प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है। क्लियर है? अब हम और डिटेल में थोड़ा सा मैं बता देता हूं यहीं पर ही। यहाँ दूसरी राशि अष्टम भाव में आती है, जो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बताता है, जिसका लॉर्ड अष्टम से अष्टम है ट्रांजिट में। तो प्रॉब्लम वहां है। चलिए अगले चार्ट पर चलते हैं और उसको बताने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ सेकेंड हाउस में केतु बैठा है मान लीजिए, थर्ड हाउस में जुपिटर है मान लीजिए। अब मून आया ट्रांजिट का। बड़े सारे मीनिंग है, याद रखना। नाड़ी के अंदर केतु इज बीइंग कॉल्ड लिटिगेशन, काइंडली कीप इट इन माइंड। बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ये कोर्स उनके लिए है जिनको नाड़ी का भी थोड़ा बहुत ज्ञान अच्छा सा पड़ा हुआ है, क्योंकि कारक आपको नहीं पता, यू कैन नेवर इंटरप्रेट द चार्ट। सिंपल सी बात याद रखना। हम लोग भविष्यवाणी क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें कारकों के मीनिंग नहीं पता। कारक फिर भी यहाँ आप लोगों के लिए, जबकि ये मून का है, मैं दो मीनिंग समझा देता हूं। एक कारक होता है ग्रह का,
दूसरा कारक होता है भाव का, और इन दोनों का मिलन ही आंसर होता है, याद रखना। हमें क्या होता है कि हमने ग्रह के कारक तत्व पर फोकस करते हैं, भाव पर नहीं करते, वहां गलती हो जाती है। कुछ लोग भाव पर फोकस करते हैं, ग्रह पर नहीं करते, वहां गलती हो जाती है। हमको दोनों तत्वों पे फोकस करना है, तभी हम आंसर सही सा दे पाएंगे। बात क्लियर है? सीधी सी बात है। इस व्यक्ति का मून जो है, ट्रैवल मेल है या फीमेल, अपने को लेना देना नहीं है। केतु के साथ है। केतु मीन रेस्ट्रिक्ट करता है। केतु नाड़ी में हो या वैदिक में, वो रेस्ट्रिक्ट करता है, उसका काम रोकना होता है। ये आदमी परेशान था, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था, रुका हुआ था किसी भी एंगल से। अब ये आगे जाएगा, जुपिटर से मिलेगा, द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। सिंपल। कोई आदमी कह रहा है सर मैं उलझन में हूं, मैं कोई फैसला नहीं ले पा रहा, रुका हुआ है ना, रेस्ट्रिक्ट है फैसला लेने में। तो when moon transit to the next bhava, the problem will be sought out. You can use in a daily chart of any personal, किसी का भी नेटल चार्ट पे लगा दो, मून सही कर लीजिए आप। जो लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर है वो पकड़ गए, इसको अच्छे से कर लेंगे। बाकी जो डीप नॉलेज है वो तो मुझे क्लास में देना है। यहाँ से भी काफी कुछ पकड़ जाएंगे, आप इजीली समझ जाएंगे। देर इज अनदर वन चार्ट विच इज अ मेष लग्न, वो फंडामेंटल लेकर के चला हूं। सन एंड मरकरी है। अब यहाँ मून आया ट्रांजिट का, ये देखना हमने। आगे चले, इसको कैसे समझना है। अब ये पंचम भाव में आया है। ये पंचम भाव की राशि किसकी है? सूर्य की। क्लियर है? याद रखना, मैं यहां आपको एक बड़ा सुंदर गिफ्ट दे रहा हूं। कोई भी ग्रह किसी भी राशि में बैठता है, उस राशि के अनुसार चलता है। आप किसी अपने पड़ोसी के यहाँ जाके बैठोगे तो अपने हिसाब से उसका घर नहीं चला सकते। पहली गलती तो हम यही करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। बात क्लियर हुई कि चंद्रमा सूर्य के घर में आया है, तो सूर्य के अनुसार चलेगा, सूर्य के कारक तत्व चलेंगे। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? तो यहां पर एजुकेशन से रिलेटेड पॉइंट आया। किससे? इंटेलेक्चुअलिटी से पॉइंट आया। क्लियर है? काल पुरुष कुंडली का 5वें नंबर की राशि थी यहां पर। अगर मान लो मदर ने अपने बेटे की कुंडली रखी है आपके सामने, राइट, प्रश्न कुंडली में तो मान लीजिए जब आप प्रश्न लेते हैं तब मैं ये सिखाता हूं कि माँ ने प्रश्न बच्चे का किया है तो बच्चे का भाव लगन बनेगा। यहाँ कोई लगन नहीं बनाना। मान लो मम्मी ने आके कहा कि मेरे बच्चे का क्या होगा, तो आपने देखा चंद्रमा पंचम भाव है, माँ ने पूछा है, तो रिलेशन किससे है? सन मरकरी, एजुकेशन, शिक्षा का है। सीधी बात। तो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? द डिस्पोजिटर ऑफ मून इज एक्सपेक्टिंग द मून, बात खत्म हो गया ना। इसका मकान मालिक कौन है? दैट इज सन। डिस्पोजिटर मींस मकान मालिक कौन है? सन है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है, बात खत्म हो गई। और वैसे भी हम जब भी चार्ट में सन और मून देखते हैं 180 डिग्री पर, तो आदमी के 3 दिनों में से कोई एक जन्म होता है। वैसे शास्त्र इसको बोलता है पूर्णिमा का जन्म है, या तो चतुर्दशी का होता है, या पूर्णिमा या प्रतिपदा होता है। ये वाला जन्म है तो समझ लो धक्के खाने का राज हो गया, बात ही खत्म, कुंडली में झांकने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही कह दो धक्के खाने हैं जिंदगी में, हाथ जोड़ दो। जिसको डाउट हो ना कि जी कुंडली नहीं देखनी, क्यों नहीं देखनी जी, देखेंगे। अरे भैया, भगवान श्री राम चैत्र मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथो, नवमी तिथि को पैदा हुए थे। राम जी का जन्म देख लो। आप तो कलयुग के प्राणी हैं, आपकी क्या हाल करेगी तिथि। तो तिथि बैंड बजा देती है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब एक और लेकर चलते हैं। यहाँ पर राहु और मरकरी बैठे हैं। क्लियर है? देखिए, ये दो प्लेनेट बैठे हुए हैं। अब चाहे आप वैदिक से पढ़ लो, चाहे आप नाड़ी से पढ़ लो, दे आर फ्रेंड लाइक दैट, नो प्रॉब्लम इन दैट वे आउट एनी हाउ। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, डीपली स्टडी करते हैं। मरकरी स्किन का कारक है और राहु प्रॉब्लम है। सिंपल सी बात है।
क्लियर। अब मैंने ट्रांजिट का मून रख दिया यहाँ पे, मीनिंग बहुत सारे हैं, क्लास में पूरा डिटेल में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मून यहाँ आया तो आदमी को उस दिन स्किन पर आ गया प्रॉब्लम, ज्यादा फोकस चला गया। अब यहाँ वो धन का अभाव, फैमिली का अभाव नहीं है भैया, प्लेनेट बैठे हैं। मैंने तो आपको ब्लैंक चार्ट पढ़ा दिया था पहले। अरे गेटिंग माय पॉइंट? अगर वो भाव ब्लैंक है तो जो मैंने ब्लैंक चार्ट पढ़ाया वो वर्क कर गया आपके लिए। अब यहाँ प्लेनेट बैठे हुए हैं, राहु और मरकरी, स्किन के लिए है, क्योंकि मरकरी इज द कारका ऑफ स्किन। अच्छा, एक और अच्छी बात सिखाता हूं, राहु मीन्स पैथ लैब, याद रखना, पैथ लैब राहु होता है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है ना, राहु मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेज। तो इस तरीके से हमको बारीकी से चीजों को पढ़ना है और समझना है। मैं तो एक एक पॉइंट सिर्फ बता रहा हूं, क्लास में तो मुझे हर हिस्से को डीप में जाकर के बताना है। अब आप देखिए, किसी का लियो असेंडेंट है, सन एंड मून सिटिंग इन द सेकंड हाउस, क्लियर है। ट्रांजिट के मून एंड राहु आए, यानी राहु पहले से बैठा हुआ था ट्रांजिट में और मून बाद में आया। समझ आ रहा है मेरी बात? दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते ना, राहु पहले से ही था, मून आया। बात क्लियर है? आ जाइए। अब यहाँ पर राशि कौन सी आएगी? 12 आएगी, क्योंकि इसके यहाँ सामने 11 राशि होती है, ये हमेशा याद रखिए। किसी भी सेवंथ हाउस में राशि डालनी हो ना, सिंपल सा सूत्र है, उसके अंदर 6 जोड़ दो, 7 नहीं जोड़ने होते। 7 तो अपने आप आ गया ना, 5 में 6 जोड़ो, जो सा मर्जी ले लो, 6 जोड़ना है। अब इसमें 6 जोड़े, 12 आ गया, कोई दिमाग नहीं लगाना। दिमाग मेरे पास खुद के पास नहीं है, मैं क्यों दिमाग वाली बात सिखाऊं, इजी वे सीखो। अब यहां पर क्या है, केतु बैठा हुआ है और सन है, बात क्लियर। अब आओ बड़े ध्यान से समझिए, हमारा राइट आई का कारक कौन होता है? सन। लेफ्ट आई का कारक कौन होता है? मून। बड़े ध्यान से सीखिए, क्लियर है? सन एंड मून, राइट और लेफ्ट आई के ऊपर राहु आया, इसने प्रॉब्लम दे दिया इसमें। अब जब मून आया तो मून जो है वो सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। यहां देखिए, सन खुद केतु के साथ बैठा है। सन किसके साथ बैठा है? केतु के साथ, प्रॉब्लम वाले ग्रह के साथ बैठा हुआ है सन। सिंपल सी बात है, आई ऑपरेशन। आइस के ऊपर फैसला मून ने करा दिया, क्योंकि ठीक उसके ओपोजिट थे। बात क्लियर है? ट्रांजिट का जो राहु है उसने नेटल के सन को एफ्लिक्टेड किया हुआ है, ऐसे पढ़ना है। और यहां ट्रांजिट का सन केतु से एफ्लिक्टेड है, बात क्लियर हुआ? तो सन दोनों जगह एफ्लिक्टेड हुआ, तो ज्यादा प्रॉब्लम तो राइट आई में, लपेटे में मून भी आया, उसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत थी। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब मान लो कि जी मेरा तो ऑपरेशन नहीं हुआ, तो भैया तेरा चश्मे का नंबर बड़ा है ना, फिर बात खत्म होगी। बहुत सारी बातें जुड़ी होंगी ना, कई वैसे भी वो तर्क कुतर्क वाली बात आती है, जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ एब्रीवेटेड वे के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नाउ वी आर कमिंग अप टू दिस द अनदर वन चार्ट। Venus is here, Moon is here, and Mars is here. क्लियर है? सिंपल सी बात है, नाड़ी में तो सेकंड लगता है हमको बताने में। वैसे भी किसी का वीनस जो है ना, नेटल चार्ट में अगर कर्क राशि में है तो मैं तो हाथ ही जोड़ देता हूँ, इंटरप्रिटेशन देने की जरूरत नहीं, भाई तेरा तो हुआ रखा है सारा कुछ। ये हमारा ट्रांजिट का मून है, टी से ट्रांजिट, ये दोनों नेटल है, ये दोनों नेटल प्लैनेट है। मून इज एक्सपेक्टिंग द वीनस, मार्स इज एक्सपेक्टिंग द वीनस, क्लियर है? सेवंथ हाउस से मंगल दशम भाव में बैठे शुक्र को दृष्टि दे रहा है, चतुर्दृष्टि। और ट्रांजिट का मून भी वीनस पर दृष्टि दे रहा है। तो सिंपल सी बात है, आदमी का क्वेश्चन वाइफ से रिलेटेड होगा, पैसे से रिलेटेड होगा। क्योंकि सेवंथ हाउस न्यूट्रल का है तो इसलिए वाइफ पहले आएगा और पैसे वाला पॉइंट सेकेंडरी आएगा। बात क्लियर हुआ या नहीं आया?
पैसे का मतलब वो इकोनॉमिक कंडीशन जानना चाह रहा है। अगर बिजनेस कर रहा है जी मेरे को तो गेन नहीं हो रहा, धनिया होगा गेन। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर हमको जो है चंद्र नाड़ी से हर चीज को बारीकी से समझना और आगे चलना। क्लियर है? कारण क्या है कि वीनस जो है दिग्बली नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर भी मैं कुछ एक सिखा रहा हूं। वीनस यहाँ दिग्बली नहीं है, पहला पॉइंट। ये मध्याह्न का समय है। ये कुंडली को ऐसे कर दीजिए, ये उदय होता है, सूर्य ऐसे चलता है, जबकि हम कुंडली में ऐसे चलाते हैं, बट प्रैक्टिकली सूर्य ऐसे चलता है। कुंडली में हम ग्रह ऐसे चलाते हैं, समझे आप? तो ये मध्याह्न है, रात्रि में वीनस बली होता है। अगर फोर्थ हाउस में है तो बली हो गया। क्लियर है? यहां चंद्रमा बली है क्योंकि रात्रि का है ये। बात समझ रहे हैं? और मार्स स्वराशि का होकर के बली नहीं है, मतलब बली बन गया स्वराशि की वजह से। सेवंथ हाउस मार का भाव भी है, तो वीनस एफ्लिक्टेड हुआ। तो जो ग्रह एफ्लिक्शन में आया, प्रॉब्लम वहां छुपी हुई है। आपको इजी वे में समझ में आ गया? हमने क्या देखना है कि कौन सा एफ्लिक्शन में प्लेनेट आया है, कौन सा नॉन एफ्लिक्शन में प्लेनेट है, उसको इजीली ट्रेस करके हमें इजी वे में इंटरप्रिटेशन कर देना आराम से। और कई सारे सूत्र इसके अंदर होंगे, मैं क्लास में रिवील कर दूंगा आपको। क्लास फिर से आपको एक बार लास्ट दोबारा बता देता हूं, इजी वे के अंदर चलेंगे। क्लास हमारा कल यानी 14 नवंबर को स्टार्ट होगी। 14, 11, 23 को 7 to 8 PM रहेगा। जो बाद में आए हैं, जो पहले नहीं आए थे, उनको दोबारा बता रहा हूं। डेली क्लास होगा। ये क्लास होगा, ट्यूसडे से स्टार्ट होना है कल यानी, और सैटरडे तक चलेगा डेली बेसिस पर। क्लियर है? क्लास का रिकॉर्डिंग जो है वो आपको लाइफ टाइम मिलेगा, लाइफ टाइम असेस मिलेगा। मेरे को कुछ लोग ना वो भेज देते हैं, क्या नाम है, जीमेल अपना। वो जीमेल का मतलब है भैया या तो 3 महीने के लिए क्लास है या 6 महीने के बाद उड़ जाएगी वो। जितना मर्जी आप दिमाग लगा लो, वो डिलीट हो जाएगी बाय ऑटो। लेकिन मैं लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग दूंगा। ठीक है? 2777 इसका फीस है। सिंपल सी बात है। अभी किसी का कोई क्वेरी है तो अपना कैमरा ऑन करके अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इफ एनीवन हैविंग अ क्वेरी, तो मेरे से वो पूछ सकते हैं। सिंपल सी बात है। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और मेरे से आप पूछ सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी? चलिए। सर मैं जी सर, एक चंद्र कलानल नाड़ी है, वो डिफरेंट चीज है? एक ही बात है ना, मैंने ज्यादा नहीं बोला। अच्छा अच्छा मैंने अच्छा सीधा जी। चंद्र कह दिया इजी में। ज्यादा कलाओं के चक्कर में पड़ो ही मत। फिर वो चक्कर में पड़ोगे, जी कंफ्यूज है तो सर। चंद्रकला नाड़ी है, पर मैंने जानबूझ के इसको चंद्र जी नाड़ी सर ही रखा है। तो ये चंद्रकला नाड़ी है, जी कलाएं तो सर। बता रहे हैं ना। अभी आपको पक्ष ठीक। बताया था हिंट में, क्लास में आएंगे तो हम्म। मैं डिटेल में दे दूंगा। है तो ये चंद्रकला जी सर। नाड़ी है। सर वो फिर हम वो चार्ट भी बनाएंगे, वो जो लाइनों से बनता है चार्ट, कौन सा लाइन से? आपके न्यूट्रल चार्ट में ही उसमें चंद्रमा को ऐसे रखना है, हमने क्या खड़ी करना? लाइनें ऐसे। नहीं, लाइनें किसने कहा? लाइनें का क्या मतलब अच्छा। है? अरे वो मैं पक्ष बल सिखा रहा था। आपका सर जो एक नेटल चार्ट में। चार्ट है, चंद्रमा को वहां रखना है। बाकी जी के ठीक ट्रांजिट है। प्लैनेट वहां रखने हैं। ठीक है सर। हमने कुछ नहीं करना, हमने D1 चार्ट ओके के सर, अंदर ही ठीक है। सारा कुछ करना है। हमने किसी चीज को नहीं, वो तो पक्ष बल के लिए जी मैं ठीक। लाइन खींची है आपके लिए। जी सर, ठीक ठीक। चलिए, ठीक है। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। Thank you, sir.